हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपको क्लास देखने में मजा आ रहा होगा। तो आज हम जिस अध्याय की बात करेंगे वो है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली कैसे काम करती है, जब कोई घटना होती है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, एफआईआर क्या होता है, और मजिस्ट्रेट के सामने कब अभियुक्त को प्रयुक्त ले जाया जाता है, दोषी क्या होता है और आरोपी क्या होता है। तो इनमें जो छोटे छोटे डिफरेंस हैं उनको हम समझेंगे। इसके पहले हमने सुप्रीम कोर्ट को समझा, हमारी न्यायपालिका के विषय में, उसके स्तर और उनके संबंधों पे हमने चर्चा करी। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं, हम ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी को अपराध करते हुए देखते हैं, तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। मान लिया एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट होता है या किसी की हत्या हो जाती है या किसी के यहाँ चोरी हो जाती है। कभी न कभी आप थाने गए होंगे चोरी के एफआईआर कराने, या किसी प्रकार की घटना की आज के पेपर में देखते ही रहते हो, आए दिन कोई ना कोई घटनाक्रम कहीं ना कहीं हुआ है। तो जब भी हम कोई अपराध देखते हैं या कोई घटना देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पुलिस को खबर करना चाहिए। करते कम है, बहुत कम लोग करते हैं। भारत में तो बहुत कम लोग करते हैं, वो बोलते हैं कौन झंझट में पड़े। तो अगर कोई घटना हुई भी है तो वो साइड से निकल जाते हैं। तो हमारा जो प्राथमिक कर्तव्य होता है कि अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसके सबसे पहले क्या करना है, हमें पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते होंगे, ठीक है। आपने कई मूवी देखी है, आपको मूवी में जब एक्टर पुलिस का रोल निभाता है और वो किसी को पकड़ने जाता है तो आपको बड़ी मजा आती है। लेकिन अपनी रियल जिंदगी में, वास्तविक जीवन में हम ऐसा देखते हैं तो थोड़ा कभी कभी लगने लगता है कि कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर हमें ये एहसास होता है कि नहीं, पुलिस गलत कर रही है ना। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है अथवा नहीं। ये हमें जब हम प्राथमिक तौर पर देखते हैं कि पुलिस आई, पुलिस ले गई, है ना, पुलिस ने खोजबीन शुरू की, मारा पीटा, तो कई बार हमें ये लग जाता है कि नहीं, पुलिस ही तय कर लेती है कि नहीं क्या होना चाहिए क्या नहीं। और कई लोगों के मन में भ्रम होता है कि पुलिस मारपीट के जो आरोप सिद्ध कराती है या आपसे कबूल करवाती है उसी के आधार पर आपको सजा मिल जाती है। तो ऐसा नहीं होता। मूवी में अलग चीजें दिखाई जाती हैं और वास्तविक जीवन में कुछ अलग होता है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है अथवा नहीं। संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है, ठीक है। अगर मान लिया कोई आरोपी है, ठीक है, और उस पर आरोपी सिद्ध, जब आरोप सिद्ध होगा वो दोषी हो जाएगा और सिद्ध नहीं होगा वो निर्दोष होगा। बात समझ में आई, ठीक है। आरोपी जो होता है ना, एक्यूज्ड बोलते हैं उसको। एक्यूज्ड का मतलब होता है कि उस पर शक किया गया है, उस पर यह आरोप लगाया गया है कि संबंधित व्यक्ति दोषी हो सकता है, ठीक है। लेकिन न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर तय करेगा कि कोई व्यक्ति दोषी है अथवा निर्दोष। आरोपी अगर आरोप सिद्ध हो जाता है आरोपी पर, या कोई दोष सिद्ध हो जाता है जो उस पर लगाया गया है, तो वो दोषी हो जाता है। अगर सिद्ध नहीं होता है तो निर्दोष के आधार पर उसको छोड़ दिया जाता है। कई सारे मामलों में आपने देखा होगा, चाहे हाई कोर्ट के स्तर पर हो, जिला स्तर पे हो या तालुके स्तर पर, तो ये सारे प्रावधान फॉलो किए जाते हैं। और आपराधिक न्याय प्रक्रिया सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से चलती है। क्या आप जानते हैं, अब फिर आपका आ जाता है सोशल जस्टिस का मामला या मानवाधिकार का मामला, ठीक है, जो आपके लिहाज से, प्री और मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपको मेंस में, इंटरव्यू में कई जगहों पर काम आ जाता है। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, कंटेंट ढूंढते हैं, तो कंटेंट कहाँ से मिलेगा, यही बेसिक बुक से मिलेगा। क्या आप जानते हैं निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? ठीक है, जिसको हम प्राथमिकी बोलते हैं। प्राथमिकी दर्ज हो गई यानी एफआईआर दर्ज हो गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। या आप जानते हैं सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की काल्पनिक घटना के जरिए या समझने की चेष्टा करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। तो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चीजें समझना है
तो जो भी शब्द दिए गए हैं उनके जो पर्यायवाची हैं या उनके अपोजिट शब्द हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में हो या आप मेंस एग्जाम में हो, इवन स्टेट पीसीएस में भी शब्दों के खेल से कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि आपसे पूछना कुछ और चाह रहा था, आपने किया कुछ और, तो उस आधार पर कई सारी चीजें हमारी गलत हो जाती हैं जिनका हमें रिजल्ट आने पर खामियाजा भुगतना पड़ता है ना। तो वो सारी चीजें ना हो, तो हिंदी मीडियम वाले खासकर ये ध्यान दें कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जिन्हीं के आधार पर तय हो जाता है कि क्वेश्चन आपका सही होगा या नहीं सही होगा। अगर वो चीजें सही करनी है तो आपको शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा, और इसीलिए हम एनसीईआरटी बेसिक वगैरह की पढ़ाई करते हैं कि हमारी वो सारी चीजें जो कमियां हैं हमारी वो दूर हो जाए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। चेष्टा मीन्स प्रयास करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिका क्या होती है। ध्यान रखें, ज्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिनका हमने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। अभी एक नीचे स्टोरी दी गई है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अब देखो, एक व्यक्ति है, ऊपर जज बैठा है, इधर कटघरे में कुछ लोग खड़े हैं, ये वकील हैं, और वो उधर जो टाइपिस्ट होता है वो है, ठीक है। तो अब देखो, मैं निर्दोष हूं और मुझे मेरी सुनवाई हो, कौन कहता है? ये जिन पर आरोप लगाया गया है, पुलिस गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने लेके आई है और ये कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो। फिर देखो, मुंबई एक मकान मालिक श्रीमती शिंदे तैयार हो रहे हैं, पिछले 1 घंटे से गले का हार ढूंढ रहे हैं, जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है, शादी के समारोह में जाना है। मुझे पक्का पता है यहीं रखा था, कहाँ गया? श्रीमती शिंदे का जो हार है वो गुम हो गया है, बस यही कहानी है, और वो अपनी नौकरानी पर चोरी लगा देती हैं। मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही है, मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज्यादा समय लगाती है। अब देखो, शिंदे क्या करते हैं, उनकी ये पहले शांति क्या होती है, तुम चोरी करने लगती हो और मेरा सोने का हार, अपना बॉक्स लाओ, मैं तलाशी लूंगी, ये सारी चीजें कहती है, और पुलिस की धमकी भी देती है, नहीं मैडम मैंने चोरी नहीं की। अब यहाँ शिंदे शांति के बॉक्स की तलाशी लेते हैं जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपए मिलता है, और वो चिल्लाने लगते हैं, मुझे यकीन हो जाता है शांति ने हार भेज दिया, उसी का ये पैसा है। और शांति अपने जो आरोप लगाया गया है उसके खिलाफ कहती है कि नहीं, ये मैंने पैसा जो आप मुझे यानी पेमेंट देती थी उसको मैं जोड़ के रखती हूँ, और इसीलिए वो पैसा लगता है कि वो बड़ा पैसा हो गया। मान लिया 2,000 रुपए हर महीने मिलते थे तो 1,000 रुपए उसके खर्चे में चले जाते थे, 1,000 उसने सेविंग कर रखी थी और वही अपने बक्से में रखा हुआ था। अब श्रीमती सिंधे थाने पहुंच जाते हैं, पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस क्या करती है? एफआईआर दर्ज कर लेती है। जनरली थानों में क्या होता है, एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है, उसके पहले एक कंप्लेन लॉज होती है, ठीक है। कंप्लेन लॉज होने के बाद क्या होता है कि संबंधित व्यक्ति की सूचना हाल खबर ली जाती है, और थाने में एफआईआर बहुत कम, बहुत दबाव के बावजूद अगर प्रेशर पड़ता है तभी थानेदार एफआईआर दर्ज करते हैं, वरना मामले को ऐसे ही लटकाए रहते हैं 2-4 दिन। जब उन्हें लगता है कि नहीं, मामला समझा बुझा के या आपस में सुलह करा के कम हो सकता है, तो एफआईआर लगने की क्या जरूरत, तो अपने वो रजिस्टर में एक नोटिंग कर लेते हैं। ओके, एफआईआर लिखने का मतलब है फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा, 24 आवर्स। बात समझ में आ गई? जनरली छोटे मोटे मामलों में तो एफआईआर दर्ज नहीं करते, जब बड़ा मामला जैसे हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, तो यहाँ पर एफआईआर लिखते हैं, ठीक है, आपने तो देखा होगा। ओके, सिंधे साहब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में श्रीवंदी बयान दर्ज करूंगा, रुपए के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं। यानी जो भी सबूत मिलता है ना पुलिस को, पुलिस क्या करती है, उसको सील बंद लिफाफे में डाल लेती है, और वो सबूत बन जाता है किसके खिलाफ, जिस पर आरोप लगाया गया है। अब पुलिस इसको क्या करती है, उसको थाने ले जाती है। मैंने हार नहीं चुराया वो कहती रहती है। फिर सिंधे का भाई सुशील आता है, विनती करता है ना, और उससे कहता है कि अगर आपको अपनी बहन को छुड़ाना है तो जिसने हार चुराया उसको अदालत पे जमानत का आदेश लेके आओ। यानी जो जमानत होगी, आपको जमानत लेनी पड़ेगी, और जमानत के बाद ही मैं आपकी पत्नी को छोड़ सकता हूँ। लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊं, ये कहता है शांति का भाई, क्योंकि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो ये सारी चीजें होती हैं। सब इंस्पेक्टर सुशील राव को 2 दिन के हवालात में रखता है और उसे
इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं, उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्जाम कबूल कर ले। उसे वह मानने के लिए तैयार नहीं है और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरी का गिरोह चलाती है और गिरोह के घरों में गहने चोरी करती है। सिंधे पड़ोस के गहनों गायब होने की कुछ शिकायतें भी आ जाती हैं। सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। 2 दिन बाद पुलिस उसे क्या करती है, छोड़ देती है। ओके। अदालत 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर तो कर ली, लेकिन 20,000 रुपए के लिए उसके जमानती बनने को कोई तैयार नहीं था। यानी जब भी आपको जमानत चाहिए ना, ठीक है, तो आपको चाहिए गारंटर। अब गारंटर अगर छोटी मोटी जमानत है, जैसे किसी के नाम बाइक है तो वो आपकी गारंटी ले सकता है, कार है तो वो गारंटी ले सकता है, या जमीन है तो वो गारंटी ले सकता है, या एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है 40-50 हजार का, तो उस आधार पर आपको गारंटी मिल जाती है और आपको जमानत अर्जी मंजूर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 20,000 रुपए का जमानत होनी है, और जब उसके पास खाने पीने को ठीक से पैसे नहीं, मजदूरी लोग करते हैं, तो वो गारंटर के तौर पर कहाँ लाएगा। इसीलिए भारत में लगभग 2 से 2.5 लाख लोग क्या है कि बिना कुछ किए सिर्फ आरोपी हैं, और आरोप के कारण वो 10 साल से जेल में बंद है। कि जमानत लेने को कोई होता नहीं तो वो क्या करें बेचारे, वो पड़े हैं, मर जाते हैं वहीं जेल में। ओके, तो ये सारा मामला हुआ। तो ये समस्याएं हैं जो हमें समझनी चाहिए। बात समझ में आई ना। ये ऐसी समस्याएं हैं जिन पर हमारा ध्यान कम जाता है और हमें लगता है कि नहीं, यहाँ सब महिला हवाले चले। जब आप अफसर बनेंगे या आईपीएस बनेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि कोई सिर्फ फर्जी आरोप के कारण जेल न जाने पाए। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि उनके केस के फैसले हों, और अदालतों को भी क्या करना पड़ेगा, अदालतों को भी अपने काम में तेजी लानी पड़ेगी। और अदालतें भी क्या करें, जज हैं कम, और लोग गवाही देने के लिए से मुकर जाते हैं। तो जब गवाह नहीं मिलता, आरोप सिद्ध नहीं हो पाता, तो वो आरोपी क्या होता है, जेल में पड़ा रहता है। अब पुलिस क्या करती है, जो घटना हुई थी, घटना का एक याचिका बनाता है और मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। अदालत की ओर से आरोप पत्र बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती चोरी के झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। अब देखो, संविधान कहता है, आर्टिकल 22 आपने अगर पढ़ा होगा, प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। 39A ये भी 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसके माध्यम से भी कहा गया, नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है, जो गरीबी या किसी वजह से वकील नहीं रख पाते। सीधा सा मतलब ये है कि किसी को न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा इस आधार पर कि उसके पास पैसा नहीं था न्याय पाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो वकील मुहैया कराते हैं ऐसे लोगों पे, या फिर सरकार भी मुहैया कराती है, या फिर न्यायालय खुद जो सरकारी वकील होते हैं उनको दे देता है कि आप इनके माध्यम से अपना पक्ष रख सकती हैं। क्योंकि बिना वकील के तो काम होगा नहीं कचहरियों में, तो वकील तो होना जरूरी है। तो वो सरकारी वकील दे दिया जाता है ऐसे लोगों को, ठीक है, और उसी के ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। आर्टिकल 22 में ये मेंशन है, और 39 जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब 11/12/2006 मुकदमा चलता है, और मुकदमा शांति और उसके पास गए हैं। चोरी का हार बेचकर जो शांति 10,000 मिले वो उसके पास पाए गए हैं। मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो, ऐसा शांति कहती है, उसका वकील कहता है। मुकदमा दायर हो जाता है। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है और श्रीमती और उस गवाह के रूप में पेश करता है। वो सारी अपनी अपनी बात बताते हैं, और ये अपनी बात बताती है कि मैंने वो हार रखा था, वहां रखा था, और जब मैंने उसकी तलाशी ली तो उसके 10,000 रुपए मिले। श्रीमती सिंधे की जिरा करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, ना ही आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब शांति में आपके पास घर में काम कर रही है तो कोई चोरी आपके घर में चोरी नहीं हुई, तो हर महीने 10,000 रुपए पगार भी देती रही हैं। ये सारी चीजें कहती है। तो ये क्या होता है ना, कि विक्टिम के बचाव पक्ष में एक अधिवक्ता आता है। एक क्या कहता है, बचाव पक्ष में होता है, यानी आरोपी की तरफ से एक आरोपी की साइड में होता है, एक विपक्ष की साइड में जो आरोप लगाता है उसकी साइड में होता है। तो ये दोनों अपना तय करते हैं। अब बात यहाँ आती है, राज्य क्या मैटर करता है कि मान लिया चोरी है तो ये मामला सेटलमेंट से साइड हो सकता है। लेकिन अगर यहीं कहीं चोरी की जगह पर रेप होता
या हत्या होती है तो हत्या में मुकदमा वापस नहीं लिया जाता, ले ही नहीं सकता। अगर बचाव पक्ष चाहे भी तो मुकदमा वापस नहीं ले सकता, या विपक्ष जिसने हत्या का आरोप लगाया है वो भी नहीं ले सकता। इसकी क्या है, तो इसमें एक पार्टी राज्य बन जाता है, फिर उस परिवार का काम सिर्फ सबूत इकट्ठा ये दुनियादारी करने का रह जाता है। गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछते हैं। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुशील यह साबित कर देते हैं मिले 10,000 रुपए सुशीला शांति की कमाई की रकम हो सकती है, तय हो जाता है, फिर ये मुकदमा खारिज हो जाता है। तो ये घटना है। तो आपने घटना देखी, एक चोरी की घटना है, दो पक्ष हैं, एक तरफ कौन है, आरोपी है जिस पर आरोप लगाया गया है, एक तरफ कौन है, जिस पर जिसकी चोरी का इल्जाम लगाया है, यानी एक पक्ष ये भी है जिसके घर में चोरी हुई है, हार चोरी किया गया है, श्रीमती सिंधे। और इधर कौन है, शांति। अब शांति के पास वकील नहीं है तो सरकार ने इनको क्या किया, वकील मुहैया कराया, और ये तो अपने पैसे वाले हैं तो ये तो अपना वकील कर ही सकते हैं, उसी के माध्यम से जीरा होगी। पुलिस ने क्या किया, एफआईआर दर्ज की, एफआईआर के आधार पर खोजबीन की और पैसे को बंद लिफाफे में सील किया और एक आरोप पत्र दायर करके सुनवाई शुरू हो गई। अब अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। उसी से तय होता है कि कोई अपराधी है अथवा नहीं, काफी सारी चीजें उससे तय हो जाती हैं। अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना, जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में क्या करती है, आरोप पत्र या चार्जशीट जिसको बोलते हैं। घटना के कई महीनों बाद चार्जशीट दाखिल की जाती है, कभी कभी तो 2 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो चार्जशीट दायर करने में काफी टाइम लगता है, और जब तक चार्जशीट दायर नहीं होगी तब तक मामला कोर्ट अपने समक्ष लेगा नहीं, यानी उस पर सुनवाई होगी नहीं। बस कोर्ट क्या करेगा, आरोपी को जेल भेज देगा। चार्जशीट आएगी, डेट मिलेगी, उसके बाद फिर मामला चलेगा। अपराध जैसे शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है अथवा नहीं, ये काम कौन करता है, न्यायाधीश करता है सबूतों के आधार पर। दूसरी इकाई में कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसमें सीधा मतलब होता है हर व्यक्ति देश के कानून के क्या है, अधीन है। यानी आर्टिकल 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता, कोई अमीर हो गरीब हो सबको एक समान अवसर मिलेगा कानून के सामने। पुलिस इसी कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत, पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं, उसी के आधार पर काम करती है। जैसे आर्टिकल 22 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स है, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण हुई है। अगर मान लिया एक कोई व्यक्ति है, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है, तो उसे मौका देखिए अपने रिश्तेदारों या जिससे वो बात करना चाहता है, और पुलिस से यह जानने का अधिकार होगा कि आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है, क्या कारण है। ठीक है, लेकिन इसी में एक 22(2) के तहत मामला आता है। ये तो 22(1) हो गया, 22(2) के तहत ये माना जाता है जो न्यायिक हिरासत में है या ऐसी कस्टडी में है, जैसे एनएसए एक्ट लगाया गया है, उनको प्रिवेंट किया गया है। एक तो निवारक निरोध के तहत की जाती है कि आपने कोई अपराध किया है, नहीं, एक तो मान लिया कोई अपराध किया तब आपको गिरफ्तार किया जाता है। एक होती है प्रिवेंटिव कस्टडी, यानी निवारक तौर पर आपको गिरफ्तार किया जाता है जब आप पर यह इल्जाम लगे कि आप कोई किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, किसी को मार सकते हैं या कोई गुनाह कर सकते हैं। तो कर सकते के आधार पर क्या करता है, आपको अरेस्ट किया जाता है, 2 महीने की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, यह आर्टिकल 22 कहता है। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है, यानी पुलिस आपको मार नहीं सकती। अब देखो जो मेन पॉइंट आता है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान, मान लिया जबरदस्ती आपसे बयान ले लिया और आपने बता दिया कि नहीं मैंने ये गुनाह किया था, तो उसको आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी ये आरोप नहीं माना जाएगा। ये यही माना जाएगा कि आपने उससे जबरदस्ती पुलिस ने उससे कर लिया है। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। उसके घर जाइए या उसके परिवार के साथ बैठ करके उस महिला से सवाल जवाब कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत पुलिस संस्थाओं के लिए कुछ सार तथ्य और प्रक्रिया है, कुछ नियम जिन्हें डीके बस दिशा निर्देश कहा जाता है।
गिरफ्तारी में जांच करने पुलिस अधिकारी की पोशाक, उसकी पहचान पट्टी, नाम पट्टी, पद स्पष्ट सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। यानी जो पुलिस की ड्रेस है, जो जांच करने के लिए जाएगा या गिरफ्तार करने के लिए जाएगा, वो उसकी टोपी है ना, उसकी जो नेम स्लिप होती है, उसके स्टार, उसकी वर्दी ठीक ठाक होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से उसका नाम अंकित होना चाहिए। गरिष्ठ अरेस्ट मेमो, एक डायरी होती है, उसको दिखाना पड़ेगा और गिरफ्तारी पूरी जानकारी का तैयार किया जाएगा। कागज, समय तारीख का उल्लेख होना चाहिए, किस समय गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि 24 घंटे का भी टाइम है ना, कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट ये पूछेगा कितने बजे गिरफ्तार किया गया था, इतना लाने में इतना देर क्यों हो गई। कम से कम एक गवाह होना चाहिए। गिरफ्तार करते समय एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बाहर के पुलिस थाने से नहीं होगा, वो सर्टिफाई करेगा कि इनको इतने बजे गिरफ्तार किया गया है। कोई भी हो सकता है, वह गिरफ्तार व्यक्ति के सदस्य हो सकता है परिवार का। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। हिरासत में रखे गए या पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को से अपने संबंधी या दोस्त शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार भी है। जब गिरफ्तार व्यक्ति दोस्त या संबंधी उस जिले के बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और जगह की जानकारी भेज देनी चाहिए। किसको? उसके संबंधी को। अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं। ये दिशा निर्देश काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आईएएस में क्या हो रहा है ना, कि प्री में कुछ सीआरपीसी से है ना, पुलिस की जो काम होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कचहरी का काम होता है, वकालत का काम होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार एसोसिएशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चोरी के लिए शांति को रखता, उस दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने भाई को 2 दिन की पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कोई कार्यकारिणी सही थी? क्या डीके बद दे देते? बिल्कुल हुआ था, है ना। उसने वो जब सूचना लेने आया तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। राव शांति को गिरफ्तार करने, उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे होंगे, लेकिन जरूरी सबूत इकट्ठा किए। सबूत तो थे ही नहीं, वही पैसे के गड्ढे थे। राय इंस्पेक्टर की जांच करने के लिहाज से क्या क्या करना चाहिए, अब थोड़ी स्थिति को, मामले को देखते हैं। मान लीजिए शांति के भाई सुशील थाने शिकायत करते हैं, उसे बचत 15,000 रुपए चुरा लिए। क्या आपको लगता है थाने के प्रभारी FIR दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में FIR लिखने या न लिखने के लिए पुलिस को प्रभावित करते हैं। सबसे होता है पद। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जाएगा थाने जो नामचीन होगा तो FIR तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति जाएगा ना तो ऐसे ही टरकाते रहेंगे 2-4 दिन। जब तक वो दबाव नहीं पड़ेगा पुलिस के ऊपर, तब तक वो मामला नहीं होता है। अब आता है संज्ञेय असंज्ञेय अपराध। उन्हें बस किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। पुलिस में कहा गया किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने का प्रभारी अधिकारी फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक लिखित रूप में किसी भी रूप में मिलती है। FIR आमतौर पर वारदात की तारीख, समय, स्थान का उल्लेख किया जाता है। वारदात में मूल तथ्यों, घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अपराधियों को पता हो तो उनके नाम और गवाहों का उल्लेख भी किया जाता है। FIR में शिकायत दर्ज कराने वाले नाम और पता लिखा होता है। FIR के लिए पुलिस के पास एक फॉर्म होता है, शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार है। यानी जो FIR हुई है उसकी आप नकल ले सकते हैं। अब सरकारी वकील के देखो 2 प्रकार के अपराध होते हैं, संज्ञेय, असंज्ञेय। असंज्ञेय अपराध का मतलब होता है कि मान लिया किसी ने फांसी लगा ली, तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, पुलिस अपने आप मामला दर्ज कर सकती है। संज्ञेय अपराध में जब पुलिस को सूचना प्राप्त होती है, ये होता है संज्ञेय असंज्ञेय। ये सारी चीजें अभी हम लेके डिस्कस करेंगे। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है, यानी पूरी कौम के विरुद्ध, पूरे समाज के विरुद्ध माना जाता है, इसीलिए राज्य एक भूमिका बन जाता है। इसका मतलब है अब अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को नुकसान ही नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है ना। और यह मामला श्रीमती सिंधे बनाम शांति हेम्रपाम की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्रपाम के नाम से जाना जाता है। यानी एक तरफ शांति हटा दिया जाता है और राज्य बन जाता है, राज्य मान लिया जाता है। सरकारी अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस पूरी जांच करके अदालत में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल कर देती है। जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे, अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह, सबूत पेश करे, तभी अदालत अपना फैसला दे सकती है। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? वो दोनों पक्षों को प्रॉपर सुनता है,
और जो सबूत दिए जाते हैं, ओके, उनको ध्यान से देखता है, जांच करता है, और सबूत और गवाहों के मद्देनजर फिर क्या करता है, फैसला करता है। और न्यायाधीश से देखो निष्पक्ष सुनवाई का वो होता है कि नहीं, न्यायाधीश कोई जाति, धर्म या भाषा, इन आधारों पर कोई बात नहीं करेंगे। इसी के आधार पर क्या होता है, कोई आरोपी है या दोषी है, या उसे जमानत दे देनी चाहिए, नहीं दे दी जानी चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं और उसी समय सारा फैसला हो जाता है। और एक दिन में नहीं होता, सालों साल फैसले अदालतें चलती रहती हैं। भारत में 30 साल से अधिक पुराने मुकदमे हैं। अभी हाल फिलहाल की रिपोर्ट, 30 साल से अधिक, कम से कम 1 करोड़ मामले ऐसे हैं जो 30 साल से अधिक पुराने हैं। टोटल मामले तो 2-2.5 करोड़ के आसपास है। कल्पना करें महोदय, शांति का मुकदमा किसी तरह संचालित करते तो क्या हो सकता। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र, गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता। क्या फ्री ट्रायल हो पाता, निष्पक्ष सुनवाई हो पाती। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति के अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर प्रस्तुत किए गए श्रीमती गंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता तो पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। यानी पहले से ही हमें अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं, संबंधित व्यक्ति हुआ। किसी की जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष ट्रायल का मतलब होता है कि दोनों पक्षों को पूर्ण रूप से सुनना और बिना किसी पूर्वानुमान के निर्णय तक पहुंचना। आप चाहे आईएएस हो तो आपको दोनों पक्षों की बातें सुननी होंगी, देन निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। अगर आप किसी को जाति के आधार पर यह मान लेते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता, या जाति के आधार पर यह मान लेंगे कि नहीं, संबंधित व्यक्ति तो दोषी होगा, इनके समाज के लोग सारे दोषी होते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका में पहले होता था कि जो ब्लैक होते थे ना, उनको मान लिया जाता था कि ये दोषी हैं और ये हत्या कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, तो इनको जेल में डाल देना चाहिए, बिना जिरा किए, बिना उनको सजा दे दी जाती थी। लेकिन हमारे यहाँ निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, तो इसका मतलब दोनों पक्षों को बारीकी से सुना जाएगा, हर एक फैक्ट से बात होगी, दोनों वकीलों को पर्याप्त जिरह करने का मौका दिया जाएगा, गवाहों से बात ठीक से बात की जाएगी, जो भी सबूत पेश किए गए उन पर बात की जाएगी, दिन कहीं निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। इसीलिए हमारा जो न्यायिक वाक्य है, कहते हैं हजारों बेगुनाह मतलब हजारों अपराधी छूट जाए लेकिन किसी बेगुनाह को सजा ना होने पाए। ये हमारा एक कोटेशन है कि हजारों अगर बेगुनाह हैं, अगर 100 बेगुनाह भी छूट जाए, 100 अपराधी भी छूट जाए, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को जो जिसने अपराध नहीं किया, यानी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई। तो इसीलिए इतना लंबा टाइम लगता है। पहली वजह, न्यायाधीश की कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता से केवल तर्कसंगत न्यायपूर्ण कानून प्रक्रिया के जरिए ही उसे उसके लाइफ से छीना जा सकता है, उसे सजा दी सकती है, हत्या के लिए उसको दंड दिया जा सकता है। 21 कहता है किसी व्यक्ति को वित्त द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही उसके प्राणों से वंचित किया जा सकता है या उसके जीवन से वंचित किया जा सकता है। और किसी को जेल में डाल देना का मतलब क्या होता है, उसको उसके जीवन से वंचित किया गया है। और अगर बिना निष्पक्ष कार्यवाही के जरिए उसको सीधे जेल में ठूस दिया जाए तो अच्छा थोड़ा नहीं होगा। तो 21 का पालन कहाँ किया गया। 21 का पालन तो तभी होगा ना जब दोनों पक्षों को बराबर अपना पक्ष रखने का मौका मिले। मूलभूत तत्व पर ध्यान देते हैं। आरोप पत्र जो भी खुली अदालत में चलाया गया, शांति के भाई सुशील अदालत में कार्य मौजूद था, मुकदमे आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। एक वकील ने बचाव किया, शांति के अधिवक्ता अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरा, यानी जिरा कहते हैं ना, वकील साहब ये सारी चीजें कर दी, तो वो सारी चीजें करने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है। लेकिन उसके लिए टिकट लेके जाना पड़ेगा, आप ऐसे ही नहीं किसी अदालत में घुस जाएंगे। तो सबको, कुछ मुकदमे खुली अदालत में होते हैं क्या, नहीं, कोई भी आ जा सकता है। और कुछ अदालत बंद अदालत में होते हैं, जैसे रेप विक्टिम या और कई तरह के विक्टिम होते हैं, बच्चों पर किए गए अपराध को उनको बंद कमरे में किया जाता है कि बातें बाहर न जाएं और किसी की प्राइवेसी ओपन न हो। शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्देश मानते हुए क्या हुआ, मुकदमा चलाया और अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। अब देखो, दो बातें होती हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जिस पर दोष लगाया गया उस पर जिम्मेदारी दी जाती है कि वो दोषी है अथवा निर्दोष।
कुछ मामले ऐसे होते हैं, जैसे महिला से जुड़े जितने मामले होते हैं उसमें दोषी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसने पाप नहीं किया या अपराध नहीं किया। तो कुछ मामलों में, जैसे सिविल मामलों में ज्यादातर ऐसा होता है कि जिसने रिपोर्ट की उसी को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं, संबंधित व्यक्ति ने चोरी की थी। और जो दोषी होगा, जिस पर आरोपी व्यक्ति होगा ना, आरोपी पर सिर्फ कोई भी आरोप सिद्ध करने का या आरोप नकारने का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर जिसने आरोप लगाया है वो सिद्ध कर देगा कि संबंधित व्यक्ति दोषी है तो दोषी हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन महिला के पक्ष में दोषी जो होगा उस पर जिम्मेदारी होती है, यानी पलट जाता है। बात समझ में आ गई। अदालत ने अदालत के सामने पेश किए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे फैसला नहीं ले लिया तो वह सचमुच चोर है। यानी जो न्यायाधीश थे उन्होंने सोच समझकर फैसला लिया कि ऐसा नहीं गरीबी के आधार पर उसको चोर साबित कर दिया जाए, साक्ष्यों के आधार पर साबित किया जाएगा कि वो चोर है या निर्दोष है। आचरण लगातार निष्पक्ष रहा, चूंकि साक्ष्यों ने सिद्ध कर दिया कि शांति के बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्हें शांति को आजाद कर दिया। इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनाई का मौका दिया गया था। अगर ये सारी चीजें देखनी है तो एक मूवी है, क्या बोलते हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15। और ये कभी हाल फिलहाल में एक रेप विक्टिम पर सिया नाम की मूवी आई, तो आप देख सकते हैं। कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर है, यूट्यूब पे भी मिल सकती है सिया। ये बहुत अच्छी मूवियां हैं, ये रेप विक्टिम्स की हैं। और भी कई ऐसे सारे मामले हैं जहां पर आपको कस्टडी में जो कस्टोडियल होती है, ठीक है, उसमें लिया गया, निरुद्ध किया गया आपको। जिक्र या संविधान कानून दोनों में ही यह तय किया गया उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभानी चाहिए, चाहे वो पुलिस हो या वकील हो या कोर्ट हो या न्यायाधीश। तभी से ये दरख्वास्त की जाती है कि वो अपना काम सही ढंग से करें। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका जब आप यूपीएससी में एथिक्स का पेपर लेते हैं तो ये काम आता है। ओके, निष्पक्षता, निष्पक्ष होकर सुनवाई करना, जिम्मेदारी। इसका मतलब प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, वैचारिक मान्यताओं के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहते हैं, यानी रूल आपका कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर हो। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। ये कुछ चीजें दी गई हैं तो आपको देखना है। फिर आते हैं अभ्यास प्रश्न में, है ना। कुछ कल्पना कीजिए आपके सहपाठी आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं। अपनी कक्षा में इन 4 समूह में बांट दीजिए। पुलिस बांट दीजिए, सरकारी वकील बांट दीजिए, बचाओ बचाओ, न्यायाधीश। पुलिस का काम है गवाहों को सुनना, वकील का काम है गवाहों के बयान दर्ज करना। ये सारी चीजें अलग अलग दी गई हैं, आपको क्या करना है। पुलिस का काम है गवाहों के बयान दर्ज करना, न्यायाधीश का काम है गवाहों को, और वकील का काम है बहसों गवाहों से बहस करना। बचाव पक्ष के वकील का काम है पीड़ित पक्ष को प्रस्तुत करना। ये सारी चीजें दी गई हैं, इनको आपको क्या करना है। पुलिस के क्या क्या काम है, जले हुए घरों की तस्वीरें लेना, ये किसका काम है, पुलिस का काम है। सबूत दर्ज करना, क्या पुलिस का काम है। व्यवस्था के समर्थकों को गिरफ्तार करना, ऊपर एक कहानी दी गई है। फैसला लिखना न्यायाधीश का काम होता है। पीड़ित पक्ष को प्रस्तुत करना ये बचाव पक्ष के वकील का काम होता है। यह तय करना आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे ये न्यायाधीश का काम है। अदालत में गवाहों की जांच करना वकीलों का काम होता है। फैसला सुनाना किसका काम है, न्यायाधीश का काम होता है। हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जांच कराना पुलिस का काम होता है। निष्पक्ष सुनवाई करना न्यायाधीश का काम होता है। आरोपी व्यक्तियों से मिलना वो पुलिस का काम होता है। ये सारी चीजें आपको करनी है और समझनी है। अब संकलन क्या है, आरोपी। आरोपी का है जिस पर अदालत में किसी अपराध के मुकदमा चल रहा हो या जिस पर आरोप लगाया गया हो। जैसे आपके घर वाले आप पर दिन प्रतिदिन आप पर आरोप लगाते हैं और साफ नकार देते हैं। संज्ञेय अपराध क्या होता है, अपराधों में संज्ञेय अपराध का है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है, ये संज्ञेय अपराध होता है। मान लिया हत्या, बलात्कार, ठीक है, और भी कई तरह के मामले होते हैं, चोरी, इसके लिए वारंट की जरूरत नहीं।
और कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनके लिए वारंट की उसे असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। ठीक है। और असंज्ञेय अपराध में मान लिया किसी पर कोई आरोप लगाया गया है कि संबंधित व्यक्ति पर, मान लिया कोई सिविल मामला है, तो असंज्ञेय अपराध बन जाता है। तो वहां पर क्या होता है, आरोपी पहले से जमानत ले सकता है। जिरह जिरह का मतलब होता है चर्चा करना, या गवाह अदालत में अपना बयान देता है, दूसरे पक्ष के वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है, पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके, जिरह करते हैं। हिरासत डिटेंशन क्या होता है, पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना। निष्पक्ष, इसका मतलब स्पष्ट न्यायाधीश का व्यवहार करना और एक पक्ष का समर्थन न करना। किसी अपराध पर का आरोप लगाना, जब न्यायाधीश अपराधों को लिखित रूप से सूचित करता है किस पर किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा, तो उसे अपराध का आरोप लगाना कहते हैं। गवाह, जब किसी व्यक्ति को अदालत में या बयान देने के लिए बुलाया जाता है, उस मामले के संबंध में क्या देखा सुना जाना है, उसे गवाह कहा जाता है। और झूठ बोलता है उसको भी सजा दी जाती है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर डेली अपडेट के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके एग्जाम से ओरिएंटेड चीजें होती हैं वो सारी दी जाती हैं, नए नए वीडियोज की जानकारी सारी दी जाती है। और ज्वाइन चैनल का जो बटन है अभी वो आप सबके लिए फ्री है, तो आप अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, या अपना यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं यूट्यूब पर देख सकते हैं। ओके। जब कोई स्पेशल क्लास लॉन्च करूंगा तभी मैं उसको एनसीईआरटी आपके लिए फ्री में चलाऊंगा। ओके। तो आप परेशान नहीं हो, सारी एनसीईआरटी को लेकर के मैं आऊँगा। जैसे लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पॉलिटी की, अन्य क्लासेस की, हिस्ट्री की, है ना, तो वो सारी मैं लेके आऊँगा, आप परेशान नहीं हो। ठीक है। जो भी आपका बेसिक है उसको मैं बेहतर तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें वीडियो को, लोगों को शेयर करें, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक वीडियो को पहुँचाएँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।